Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 11 और वो है बुक साइंस की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि ये सीबीएसई की वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा था कि मैं आपके लिए सीबीएसई की वीडियोस लेकर आऊँगा। तो जी हाँ, मैं हाजिर हूँ आपके सामने इस वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड, यानी एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं साइंस की जो बुक है क्लास 8 का, उसका चैप्टर 11 जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है आपका चैप्टर, और वो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में मैं चैप्टर 11 का फर्स्ट पार्ट कवर करूँगा। मैं इस चैप्टर को एक ही बार सबमिट ना करके इसको और पार्ट्स में लेकर आऊँगा। तो ये पहला पार्ट है उस चैप्टर का, फोर्स एंड प्रेशर का, और उसको मैंने ट्राई किया है कुछ इंफॉर्मेटिव नोट्स की फॉर्म में, जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस के साथ, कुछ इफ़ेक्ट्स के साथ, ताकि आप उसको रियलाइज़ कर पाओ और गो थ्रू कर पाओ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने इसमें और अपने तरफ से इसमें पुटअप किया है, वो ये है कि जो एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अक्सर स्टूडेंट उसको देखकर बोर होते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उसको भी मैंने इसमें सम अप किया है। और होप वो आपको सब पसंद भी आएगा, समझ भी आएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जो ये चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, अक्सर ये सारी घटनाएं हमारे साथ घटती रहती है, हम जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ साइंटिफिक टर्म्स के साथ हम जानेंगे इस चैप्टर में कि आखिर एक्चुअल में होता क्या है साइंटिफिकली, राइट। तो फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है, आप इमेज से भी देख पा रहे होंगे कि ये इमेजेस जो भी हैं ये भी एनसीईआरटी बुक से हैं, लेकिन इसको इफ़ेक्टिव हो सकता है आपको समझने में, अभी वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं और हम देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक, मतलब इस वीडियो में, राइट। तो पार्ट 1 का जो ये वीडियो है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी देखते मैं बताता हूँ। पहला जो है वो हम देखेंगे कि आखिर फोर्स है क्या, व्हाट इज़ फोर्स। दूसरा टॉपिक जो है वो है कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। मतलब पहले तो हम फोर्स के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन क्या है, फिर हम जानेंगे कि अच्छा फोर्सेस जो होते हैं इंटरेक्शन के वजह से होते हैं, और इंटरेक्शन क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा जो पार्ट है वो हम जानेंगे कि आखिर फोर्सेस और क्या क्या तरीक़ों से इम्पैक्ट करती है किसी चीज़ को, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे इस टॉपिक में। फर्दर जो लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो के लिए मैंने सोच रखा है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो और भी टाइप्स हैं, मतलब टाइप फोर्स के टाइप्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, जो कि मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो अभी देखिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले जाएंगे और देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स, राइट। आप देख रहे होंगे ये जो इमेज है, इसमें आप देख रहे होंगे क्या है, ये किकिंग कर है ना, किसी फुटबॉल को किक करना क्या होता है, ये कोई एक्शन है, राइट। फिर अभी मैं दूसरा इमेज आपके सामने प्ले करने वाला हूँ, ये देखिए, क्या ये भी एक्शन कहलाएगा, कोई ये एक्शन हो रहा है, यानी कि कोई कार्य हो रहा है क्या। फिर चलिए थोड़ा और देख लेते हैं आगे। देखिए एक गोलकीपर अपने गोल होने से बचा रहा है अपनी टीम को, तो क्या यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, चलिए वो भी देख लेंगे। अभी यहाँ पे एक हॉकी मैन है ना, हॉकी प्लेयर है, वह फ्लिक कर रहा है बॉल को। फ्लिक करना यानी कि जैसे ये हिट कर रहा है ना, इनको फ्लिकिंग कहते हैं, राइट। एक डायरेक्शन देना विद द हेल्प ऑफ सम स्टिक एंड ऑल। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ एक्शन दर्शा रही हैं। और अगर मैं एक बात पूछूं कि क्या यहाँ पे फोर्स का इम्पैक्ट हो रहा है, क्या यहाँ पे फोर्स और प्रेशर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रोल अदा कर रही हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर फोर्स है क्या, राइट। फोर्स के बारे में जानने के लिए जो हमने आपके लिए सामने कुछ डेफिनेशन रखे हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। लिखा है पुश और पुल दैट अफेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन सम वे इज कॉल्ड अ फोर्स। ध्यान से समझना है कि पुश, अक्सर आप समझते हो कि हाँ फोर्स क्या है, सबने डेफिनेशन याद कर रखी है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। हाँ हमने किसी चीज़ को पुश किया, किसी चीज़ को पुल किया, ये सारी चीज़ें फोर्स, हाँ फोर्स यही है। लेकिन और अच्छे मायने में मैंने आंसर को यहाँ पे ब्रीफ किया है, ध्यान से देखिए। पुश और पुल दैट अफेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन सम वे, यानी कि ठीक है भाई,
पुश कर रहे हो, आप पुल कर रहे हो, और उसके साथ साथ अगर आपने नोटिस किया हो तो उस ऑब्जेक्ट पे कुछ अफेक्ट हो रहा होगा, यानी कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, उसका शेप चेंज हो जा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही होगी, वो कहीं और डेविएट हो जा रहा होगा, ऐसे कर करके बहुत सारे अफेक्ट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को आपके पुश और पुल की वजह से, देन वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ एक्शन एंड इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड हेयर, है ना, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब और भी पॉइंट्स मैंने पुटअप किए हैं जो कि अक्सर जो लोग समझते हैं इस लाइन को, जो कि ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ये तो रटा रटा डेफिनेशन सभी रटते हैं, लेकिन हाँ, समझने वाली बात यही है कि फोर्स होता ही नहीं ये, तो आंसर इज दिस वन। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि देखिए ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, और इसमें कुछ टर्म्स अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए अभी जो वीडियो है इसमें जो ये टॉप पॉइंट है, द SI यूनिट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल N। अब ध्यान देंगे, आप में से बहुतों को ये चीज़ पता होगी कि SI यूनिट क्या होता है, राइट। SI यूनिट यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट सेट की गई है पहले से, उनको हम SI यूनिट्स बोलते हैं, और हर क्वांटिटी का अपना अलग अलग SI यूनिट होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ कि जो फोर्स होता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है। अब आप कहोगे यार मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको मैं अगले स्लाइड में मैंने डील किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए अभी समझें, मैग्नीट्यूड मतलब एक फिगर है ना, यानी कि एक नंबर कि क्वांटिटी में कितने में नाप रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल N से। चलिए आगे देखते हैं और कौन से पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए आपके लिए। वो ये है कि फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। कहने का मतलब है फोर्स को ऐसा है कि ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं, राइट। अब हम देख रहे हैं एक और लाइन लिखी है यहाँ पे कि फोर्स ऑल्सो हैज ए डायरेक्शन, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन भी होता है, यानी कि फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाइड होता है, राइट। तो हम इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वो फर्दर क्लासेज में आप जानेंगे, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, और आपके लिए जो मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे नोट में मैंने अलग से एक स्लाइड बनाई है, व्हाट इज़ अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, राइट। तो अ न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव मेजर यूज टू सिंपली आंसर हाउ मच द क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये वर्ड मैंने अपने तरीके से फ्रेम किया है कि हाँ देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी क्वांटिटी देखते हैं हम सामने, हमारे मुंह से अचानक निकल पड़ता है आखिर ये है कितना, मतलब कितना बड़ा है, क्या है ये ऐसा क्यों है, मतलब सारे रीजंस दिमाग में आने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यानी कि ये साइज को लेकर जब हमारे दिमाग में फिगर मेंटेन होने लगता है कि आखिर है क्या ये, उस केस में अगर हमने कुछ बोल दिया, मान लीजिए आपके सामने 10 किताबें रखी हैं और हम गिन नहीं पा रहे हैं उसको, तो आपके सामने एक कस्टमर आया, उसने बोला कि कितनी बुक्स है, तो आप बोलोगे ना कि 10। तो 10 जो चीज़ है ना, वो बता रहा है कि ये है कितना। यानी मैंने बोला था ना कि आंसर कर देना हाउ मच का कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये सिंपल भाषा में, आम लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया है। तो हाउ मच को आंसर कहना मैग्नीट्यूड कहलाता है एक तरीके से। इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए थोड़ा और इसको ब्रीफ आउट करते हैं। एक जो ऑफिशियल इसका डेफिनेशन अगर कह सकते हैं आप, कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, जैसे कि इसके लिए एग्जांपल रिलेट करके बताया जा रहा है यहाँ पे, कि जो फोर्स का स्ट्रेंथ यानी कितना ताकतवर फोर्स आपने अप्लाई किया, तो उसको हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से हाउ मच आ रहा है ना, कितना किया, राइट। तो हाउ मच मैंने पहले ही बता दिया है कि हाउ मच को आंसर कर रहे हो आप किसी चीज़ के थ्रू, तो वो मैग्नीट्यूड ही है अक्सर। तो यहाँ पर भी है कि कितना फोर्स आपने एक्सप्रेस किया ना, कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब अभी देखिए कुछ मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, राइट। m इज इक्वल टू 250 ग्राम, यानी कि मास जो है 250 ग्राम है। अब इसको तोड़ तोड़ कर बताया गया कि आखिर सबको क्या कहते हैं। आप
इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यूनिट। अब आता है कि ये जो नंबर है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही तो कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैंने बोला भी था जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड के बगल में जो चीज़ होती है, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि वो है एसआई यूनिट, यानी कि मास को मेज़र करने के लिए जो एसआई यूनिट यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्राम, राइट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, राइट। तो अब थोड़ा और एग्जांपल अगर दिखाऊं आपको तो देख पाएंगे कि मैग्नीट्यूड का हर जगह यूज़ होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ज़्यादा इमेजेस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देख के आप समझ जाएंगे कि अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तो हम बोलते हैं यार कितना मतलब भयंकर मतलब अर्थक्वेक आया था। तो फिर से यहाँ पे दिमाग में हाउ मच, कितना बड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा, हाउ मच आ रहा है ना, तो उसको आंसर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि यहाँ पे बताया जाता है रेक्टर स्केल होता है, उस पर हम मापते हैं कि आखिर मैग्नीट्यूड कितना गया था अर्थक्वेक का, तो इतना कहते हैं ना 7.5 का था इंटेंसिटी था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बताती है हमें हाउ मच। एक एग्जांपल इधर भी देख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ सोलर एक्लिप्स, मैग्नीट्यूड ऑफ लूनर एक्लिप्स। ये बताता है कि सोलर एक्लिप्स आप जानते हो कि लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो होता है उनके मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी डील हो रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि हर एक जगह पे मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो भले ही ये चैप्टर से थोड़ा मतलब बेसिक हो, चैप्टर का भी बेसिक हो, तो मुझे लग रहा था ये चीज़ बतानी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ आउट किया। चलिए अब अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक जो है आपका, मैंने बोला भी था कि एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज़ है वो भी मैं आपको ब्रीफ आउट करूँगा। तो बुक में ऑलरेडी उसके जस्ट बाद जो मैंने पढ़ाया फोर्स के बारे में, उसके जस्ट बाद यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। ये एक्टिविटी थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ आपको। तो इस एक्टिविटी में अब आप बहुत सारे फोर्स के बारे में जान चुके हैं, एक्शंस के बारे में जान चुके हैं कि क्या क्या एक्शन को हम क्या बोलते हैं, पुश कहते हैं, पुल कहते हैं। तो कुछ नहीं है, इस एक्टिविटी में आपको बोला जा रहा है कि जैसे ओपनिंग अ डोर, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, है ना। तो इन सारे एक्शंस में से कौन कौन सा एक्शन यहाँ पे हो सकता है वो वहाँ पे फिलअप करना है और बताना है कि एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल, यानी कि जो भी एक्शन यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं क्या आप उसको पुश और पुल में कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल एक कर रखा है कि मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, एक टेबल पे एक बुक को रखी गई है, उसको आप उसको आप मूव कर रहे हो। तो भाई पुशिंग भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो, लिफ्ट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल सही है ना, आपने इसी में से चुन के लिखा है। और साथ ही साथ आप जब इसको ग्रुप करोगे तो क्या ये पुश में आएगा, हाँ पुश में आ सकता है और पुल में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। होप आपको समझ में आया होगा, और समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। तो लिखा है कि फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। मैंने बोला भी था कि इंट्रैक्शन होता है कि वो हम जानेंगे। तो फोर्सेज ड्यू टू इंट्रैक्शन कहने का मतलब है कि आखिर फोर्स जो है अप्लाई कैसे होता है, राइट। तो इंटरेक्शन का मतलब बता दूं, इंटरेक्शन मतलब दो चीज़ों के बीच में संपर्क होना, राइट। कांटेक्ट में आना इंटरेक्शन कहलाता है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स लिए और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में संपर्क स्थापित हो रहा है, और अगर संपर्क स्थापित हुआ तो हाँ हम कह सकते हैं वहाँ पे फोर्स लगने की संभावनाएं हैं। तो कहा भी जा रहा है कि फोर्सेस जो होते हैं ना इंटरेक्शन की वजह से ही होते हैं। आगे थोड़ा और भी पॉइंट क्लियर कर देगा हमें इसके बारे में, कि लिखा है कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। फिर से वही बात बताई जा रही है कि भाई अगर फोर्स को देखना है, रियलाइज करना है, एक्सपीरियंस करना है आपको, तो वहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में संपर्क स्थापित हो रहा है, और इस वजह से आपको फोर्स का रियलाइजेशन होगा। आपने ऑलरेडी कितने भी एक्शंस जितने पीछे देखे, किकिंग, उसके बाद से फ्लिकिंग, तो उसमें सब में देख रहे तो आखिर उसमें संपर्क तो स्थापित हो रहा है ना, इंटरेक्शन तो हो रहा है ना। सो दैट्स वाई इट्स सेइंग द टॉपिक इज फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। चलिए थोड़ा और इमेज के थ्रू देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, आपने देखा भी है बुक में कि हाँ भाई अगर कोई इंसान कार के पीछे जाके ऐसे ही बस खड़ा रहे, कार तो हिलने से ही रही है ना, वो तो कहाँ हिलेगी। और अगर उस इंसान ने अपने आप को उस कार के टच में लाया, इंटरेक्ट किया अपने आप को और थोड़ा धक्का दिया, ऑब्वियसली धक्का तो फोर्स ही हुआ, लेकिन अगर मैं बात करूँ उसने टच किया, तो हाँ
हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसने धक्का दिया और गाड़ी थोड़ी सी टस से मस हुई तो भी फोर्स अप्लाई हुआ, और अगर ज़्यादा हैवी होगी, भले ही फोर्स वो अप्लाई कर भी रहा होगा तब भी वो नहीं घूमेगी। कहने का मतलब है फोर्स का चांसेस हैं अगर इंटरेक्शन हो, राइट। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इसके साथ एक एनसीईआरटी में तो भाई एक और एक्टिविटी होगी, वो भी देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी भली भांति आपको पता है, आप क्लियर भी होगे, लेकिन फिर भी आपका ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ भाई मैं एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ रहा हूँ, राइट। तो ये पूरा समअप है उसका, समरी टाइप का। तो वो भी समरी भी बहुत इफेक्टिव वे में आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा ब्लॉक है और वो बहुत भारी भी है, उसे दो जने धक्का दे रहे एक डायरेक्शन में, राइट। तो क्या होगा, और जब दोनों आपस के अपोजिट डायरेक्शन से धक्का देंगे तो क्या होगा। आप तो ऑलरेडी स्मार्ट हो, आपको पता ही है, राइट, कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि दोनों का जो फोर्स है, अब सपोज कर लो एक का फोर्स F1 है, एक ने फोर्स F2 लगाया, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो क्या होगा, दोनों का फोर्स एड ऑन हो जाएगा, राइट। और अगर इसके और जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट हम देखना चाहते हैं भाई, दोनों का ऐड हो गया, अब होगा क्या, तो जब ऐड हो जाएगा तो आगे घूम जाएगा, मतलब आगे मूव हो जाएगा, दैट्स इट। यानी कि फोर्स ऐड ऑन होने से क्या हुआ, हमें जो इफेक्ट दिख रहा है वो ये हो रहा है कि मूवमेंट टेक प्लेस, राइट। दूसरे केस में जब यहाँ पे अगर उन्होंने इक्वल फोर्स लगाया, इसने भी F1 जो है मान लो 5 न्यूटन का लगाया, और ये F2 जो है उसने भी 5 न्यूटन का लगाया, ऑब्वियसली जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स यानी कि उनके बीच में एग्जैक्ट फोर्स लग कितना रहा है ना, तो वो होगा जो वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या मतलब स्टेबल रहेगा। तो अभी इस चीज़ को और क्लेरिफाई करता हूँ मैं अगली स्लाइड से, राइट। तो अगले स्लाइड में जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, राइट। तो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में क्या लिखा है कि इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन देन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस। कहा जा रहा है कि अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी पे, जैसा कि अभी एग्जांपल में देखा आपने, एक बॉडी पे दो फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जो नेट फोर्स होगा वो उन दोनों फोर्सेस का सम होगा। ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। तो हम कह सकते हैं जो नेट फोर्स है वो कितना है, F1 प्लस में F2, दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। और ध्यान दें, हमें इफेक्ट कब दिखेगा, इस नेट फोर्स के बारे में पता चलने के बाद ही। अगर हमें नेट फोर्स पता ही नहीं चल रहा है, यार दोनों के फोर्स लगाए जा रहे हैं, नेट फोर्स पता ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो दो इंसान जो हैं उस ब्लॉक को हिला भी पाएंगे या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, नेट फोर्स पता हो तभी, राइट। तो ये हमने देख लिया पहला केस में जिसमें दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो समअप होना ही है। अगला जो पॉइंट है उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसा कि आपने ऑलरेडी पिक्चर में देखा था, नीचे वाला जो पिक्चर था, तो उसमें दोनों जो पर्सन थे वो दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहे थे। तो अपोजिट फोर्स में दो केसेस हो सकते हैं, आइदर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे या फिर मूव ना भी करे। वो केस ऊपर वाले में भी था कि ऊपर वाले में भी मतलब दो जने फोर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। और वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, पहले वाला केस में बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दो जने लगे किसी चीज़ को धक्का देने में, वो जो चीज़ है मान लीजिए दीवार है, तो इस केस में क्या होगा, आप धक्का देते जाओ, दो जने लगे, चार जने भी लग जाए ना, फोर्स बढ़ते जाए तब भी दीवार नहीं हिलेगी। इट्स ऑल बिकॉज कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिजिड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक केस तो हो गया कि भाई दो फोर्स लगने के बाद भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ किसी केस में जैसे भी ब्लॉक था उसमें दो जने लगेंगे और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कर सकता है। दूसरा केस जो मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें भी नेट फोर्स निकालना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि अगर दोनों का फोर्स सेम रहा तो नेट फोर्स क्या होगा वो खुद ही देख लीजिए, क्योंकि नेट फोर्स सब्ट्रैक्शन होगा दोनों फोर्स का। अगर मान लीजिए पहले वाले ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे वाले ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के सामने लगाया, है ना, तो उस केस में ऑब्वियसली जब माइनस करेंगे 5 - 5 0 हो जाएगा, और इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि ये फोर्सेस को हम कैसे एक्सप्लोर कर पाएँ। और एक लास्ट लाइन जो मैंने एड ऑन की है कि द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि भाई ये नेट फोर्स ही सब कुछ है जो बताएगा हमें कि इफेक्ट कैसा रहा, ऑब्जेक्ट मूव किया नहीं किया,
और हो सकता है कभी शेप भी चेंज हो जाए, आपने कुछ इतना तेज मतलब दम लगाया कि ऑब्जेक्ट जो है पिचक भी सकता है, राइट। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बस आपको ये समझना था कि हाँ, फोर्स, नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो हम ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। आपको ये समझना था, लेकिन मैंने सारे इम्पैक्ट्स बताए क्या क्या हो सकता है। ओके, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं तो हमें फिर से वही एक्टिविटी मिलती है। वो क्या है ये आप देख ही पा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें इसने सारा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है जो अभी आप आगे की स्लाइड में पढ़ने वाले हो ना, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, वो सारी चीज़ इसमें ही पूछ लिया है। कैसे? तो भाई बोलता है कि आप क्या करो, एक बॉल को ले लो, उस बॉल को अपने टेबल पर रख दो। वो टेबल का सरफेस कैसा होगा, लेवल्ड होगा, लेवल यानी कि प्लेन होगा मान लीजिए। और आपसे बोल रहा है कि आप क्या करो, अपने हाथ से जेंटली पुश करो, है ना, प्यार से उसको, आराम से उसे पुश करो। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बॉल जो है मूव करेगी, रोल ऑन करेगी। फिर कहता है कि एक केस तो ये हो गया कि आपने पहले स्टेबल था, स्टेशनरी था बॉल, उसको आपने मूव किया तो रोल करने लगेगी। अब कह रहा है कि अब रोल कर रही है, फिर से आप थोड़ा सा धक्का दे दो, फोर्स लगा दो अपने हाथ से, क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा, ये सारा कुछ पूछ रहा है आपसे। फिर बोलता है कि चलो भाई अब बॉल रोल कर रहा है और आप क्या करो, अपने हाथ को उसके आगे रख दो। फिर क्या होगा वो भी बताओ, क्या बॉल रुक जाएगी, स्पीड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप सब कुछ समझ पा रहे हो कि क्या होगा यहाँ पे, राइट। चलिए आगे देखते हैं आखिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। तो जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज है उसमें पहला आता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये बहुत फैक्ट है कि आप जानते ही हो कि जो फोर्स है वो आपके मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, राइट। टेक एन एग्जाम्पल कि आपने एक बॉल को रोल कर दिया, ठीक है ना, और आपने क्या किया, उसके आगे आपने एक रूलर है ना, जो स्केल होता है, उसको आगे रख दिया और रिजिडली बहुत टाइट से आपने पकड़ रखा है और बॉल सामने से आ रही है। तो जब उस पर वो बॉल टकराएगी आपके स्केल पे, जो उसको आपने होल्ड कर रखा है, तो उस पर टकराने के बाद ऑब्वियसली अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ऐसे नहीं है कि रोकना है भाई, है ना, तो आपने क्या किया, उसको टिल्ट करके थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है, और बॉल जब आके टच करेगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो किसी और डायरेक्शन में मूव रोल करने लगेगी। तो ये एक एग्जाम्पल था इस इफेक्ट को समझने के लिए। अगला इफेक्ट है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। जो कि एग्जांपल आप स्टार्टिंग में भी एक इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसमें बच्चे एक पहिए को डंडे से मार मार कर चला रहे हैं। ऑब्वियसली ये पुराने ज़माने, मतलब पुराने क्या, हमारे ज़माने में भी बच्चे खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे उससे, पहियों से। तो होता क्या है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मोशन में है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आपने उल्टा टाइप का फोर्स लगा दिया, रिटार्डेशन वाला, पीछे वाला फोर्स, है ना, अपोज करने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। कहने का मतलब है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स ने क्या किया, जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसका स्पीड को चेंज कर दिया, आइदर इंक्रीज कर दिया, आइदर डिक्रीज कर दिया, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि क्या है कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये तो पता ही है, फोर्स तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर ही सकता है, ये तो आपको भी पता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। ये भी पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टेबल है उसको आपने फोर्स दोगे वो मूव करेगा ही, कहीं करेगा। बुक है रखी हुई है टेबल पे, उसे आपको पुश किया आपने, उसको क्या हुआ, आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव किया, क्योंकि वो स्टेशनरी था। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। लिख रहा है यहाँ पे, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये कैसे कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप सिंपल सा घर में डेली देखते हो, आप सुनोगे भी तो कहोगे कि ये तो बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल है कि आटा गूंदा जाता है आपके घर में रोज। तो ऑब्वियसली उसमें भी क्या हो रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और बलून्स हैं, बलून्स में ऑलरेडी आप फोर्स जब लगाते हो, उसे दबाते हो, तो यानी फोर्स लगा रहे हो और उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। चलिए भाई, अब इसके बाद तो एक्टिविटी बनता है, वो देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटी है। तो इसमें बोल रहा है वही वाला जो मैंने आपको रूलर वाला एग्जाम्पल बताया था ना, उसका डायरेक्शन चेंज करने वाला, वो एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिविटी में दे रखा है, मैंने पहले ही बता रखा है।
तो इसे मैं डील नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। और यहाँ पे भाई ये लास्ट वाला जो था कि फोर्स कैन चेंज द, क्या क्या इफेक्ट है फोर्सेस के, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। आटा गूदा जा रहा है तो क्या हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। जैसे कि मान लो कि पूछा जा रहा है कि ए लंप और डॉ ऑन ए प्लेट, यानी कि एक आटा गूदा हुआ उसका जो एक लंप होता है ना, तो उसे प्लेट पे रखा गया है। इस सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि हाउ टू अप्लाई फोर्स, आपने अप्लाई कैसे किया फोर्स उस पर, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, अपने हाथों को नीचे की ओर प्रेस करके उस पर दम लगा रहे हो, एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्शन ऑफ फोर्सेज, क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होगा। अब बताओ, ऑब्जेक्ट में मोशन है क्या, मोशन आया क्या, नहीं, तो ऑब्जेक्ट में क्या आया, शेप में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं यस, यहाँ पे टिक कर देंगे। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगे। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।